वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आपको याद होगा कि जब हमने सुबह शो स्टार्ट किया तो उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि कल बहुत बड़ा दिन था, बहुत बड़ा फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। और बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से अगर हम बात करें तो इलाज के मामले पर भी बहुत सारी बहस मुबाहिसा चल रहा था, बातचीत हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बानी पीटीआई को इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल करने का हुक्म आया और हुक्म के बाद वफाकी हुकूमत ने इस फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का फैसला कर लिया है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कह रहे हैं कि सज़ा याफ्ता कैदियों के इलाज से मुतल्लिक कवानीन और अदालती हुक्म के बाज़ नुकात पर वजाहत ज़रूरी होगी। और दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि अदालती फैसले को मेरिट पर मबनी करार देते हुए वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई पहले ही कानूनी रास्ता इख्तियार करती तो रिलीफ पहले भी मिल सकता था। ऐसे में अब सिंपल सा सवाल ये उठता है कि हुकूमत अदालती फैसले को मेरिट पर तस्लीम भी कर रही है और नजरसानी भी करने के हवाले से बात करी है, तो इसका अमली असर क्या होगा और क्या इस नई पेशरफ्त के बाद पीटीआई 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली पर भी नजरसानी करेगी या फिर नहीं, इस पर बात करेंगे। इसी पे बात करने से पहले ज़रा आज़म नज़ीर तारड़ साहब को सुन लेते हैं, वो क्या कहते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं के मुताबिक। और जैसे कोर्ट मुनासिब समझे, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनको उसमें शामिल किया जा सकता है, चाहे वो शिफा इंटरनेशनल से हैं या किसी और बड़े इदारे से हैं। कानून ये प्रोवाइड करता है कि पहले एक बोर्ड होगा, बोर्ड ये फैसला करेगा कि आया जेल के अंदर इलाज होना है या जेल के बाहर होना है। ये हुक्म पूरे पाकिस्तान की जेल पॉपुलेशन के लिए होगा या ये बतौर नज़ीर इस्तेमाल नहीं होगा। तो इस इबहाम को दूर करने के लिए और जो मुनासिब मॉडिफिकेशंस हैं ताकि जो ऑर्डर है वो आइन और कानून के जो सही पैरामीटर्स हैं उनके मुताबिक हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया जा रहा है। जी, तो ये सुना आपने वज़ीर कानून साहब क्या कह रहे हैं, और इसी पे बात करेंगे। अमजद अली खान नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सियासतदान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। नियाज़ी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो हमें बताइएगा कि आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं। फाइनली जिस सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था उसी सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला। हालांकि 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी पीटीआई कि उसको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। हसनैन, सबसे पहले तो कल के फैसले को हम खुशाइन समझते हैं और खान साहब की जो सेहत के हवाले से वो आपके इल्म में है और मुख्तलिफ मीडिया भी इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा था कि किस कंडीशन में है। और जब रिपोर्ट्स पेश की गई सुप्रीम कोर्ट में और जेल सुप्रीडेंट की रिपोर्ट भी साथ गई तो अदालत ने एक मुनासिब फैसला जो है वो सादर किया है। लेकिन हुकूमती जो रवैया है वो बैड कॉप और गुड कॉप के बीच में जो है वो चल रहा है। आपने देखा होगा कि आजम नजीर साहब ने जो अपनी बात की है, लेकिन उनको ये भी याद रखना चाहिए कि जब मियां नवाज शरीफ जो है वो सजा याफ्ता कैदी थे और उनको जब अदालत ने बाहर जाने का हुक्म सादर किया तो हमने मिनवान उसको तस्लीम भी किया और उन्हें बाहर जाने दिया। और वो वहाँ पे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है वो इलाज कराते रहे, आपके इल्म में है। अब खान साहब के हवाले से जब उनकी सेहत के हवाले से इतने बड़े इश्यूज हैं, वो आपके सामने रिपोर्ट्स गवर्नमेंट की खुद जो है वो तश्कील दिए हुए मेडिकल बोर्ड है जिसके ऊपर जो है अदालत ने फैसला दिया है। तो इसमें मैं अगर मगर करना मैं तो समझता हूँ मुनासिब नहीं है और कौम के जज्बात के साथ खेलने वाली बात है। और दूसरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। हम इसके ऊपर सियासत नहीं करना चाहते खान साहब की सेहत के हवाले से, लेकिन मामलात कौम देख रही है और करोड़ों लोग जो है इसको फॉलो भी कर रहे हैं। सही। अच्छा नियाज़ी साहब, इसमें अब 2-3 जाविये और भी हैं। बहुत सारे लोग इसको ये कह रहे हैं कि एक मैसेजिंग भी होती है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा जो रेलिंग क्राई था वो यही था कि खान साहब की जान को भी खतरा है, उनकी जान सेहत भी ठीक नहीं है और इसी वजह से 27 सितंबर की कॉल भी दी गई थी। तो अब चूंकि एक्सेस भी मिल गई है, फैमिली की मुलाकातें भी होंगी, शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल भी किया जाएगा, 48 घंटों का टाइम भी था, तो क्या फिर वो 27 वाला मामला ख़त्म हो जाएगा? गजल, आज और कल का दिन बड़ा अहम है क्योंकि खान साहब को अगर जेल से जो है हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है उसके ऊपर फिर पॉलिटिकल कमेटी भी बैठेगी, हमारी कोर कमेटी भी बैठेगी, तमाम लीडरशिप भी इसमें गुफ्तगू शनीद करेगी और देखेंगे कि इसके ऊपर फिर आगे का लाएमल क्या हो सकता है। तो अभी ये सब कुछ कहना, क्योंकि अभी
खान साहब को शिफ्ट नहीं किया गया तो ये सारी बातें कबल अज वक्त होगी। शिफ्टिंग के बाद ही बाकी चीजें जो है वो आगे की तरफ प्रोसीड करेंगी। ठीक। अच्छा न्याय साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर सोशल मीडिया देखा जाए, बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को देखा जाए, वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट के दिन गिने जा चुके हैं, और फिर बहुत ज़्यादा क्या सारा ये की जा रही है कि शायद कोई डील हो चुकी है, इसके बाद खान साहब शिफा के बाद वो बाहर चले जाएंगे और फाइनली जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी वही होगा। सो इस हवाले से आप कुछ क्लैरिफाई करना चाहेंगे? हसनैन एनआरओ लेना होता ना तो खान साहब 3 साल जेल क्यों काटते? और आपको पता है इलेक्शन के फौरन बाद बहुत सारी बातें हुई, लेकिन खान साहब एक ही बात करते रहे कि मुझे पाकिस्तान में जमहूरियत चाहिए, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहिए। वो जो उनकी जो जदोजहद है वो पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान की सॉवरेंटी के लिए, इकोनॉमी के लिए और कौम के लिए है। उन्होंने कभी जाती वेंडेटा के हवाले से हमेशा जो है उसको स्नब भी किया है, और वो समझते हैं कि मेरे केसेस मेरिट की बुनियाद पे अदालतें देखें। सही। अच्छा नियाजी साहब, पिछले सवाल के जवाब में आपने कहा ना कि कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त तो होगा, यकीनी तौर पर ऐसा ही है, लेकिन अब जिस तरह से आपने सुना कि आज़म नज़ीर तारिब साहब क्या कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी क्या बातें फरमा रहे हैं, तो अब अगर ऐसे में ये नजरसानी अपील दायर करते हैं तो फिर आप लोगों की हिकमत अमली क्या होगी इस मामले से, इस सारी सूरत हाल से आप लोग कैसे निपटेंगे अगर चली जाती है हुकूमत नजरसानी अपील में? तो गजल, जैसा कि आपको मालूम है कि अदालत ने 2 दिन का वक्त दिया है, 2 दिनों के अंदर अंदर जो है वो शिफ्ट करना है। और आज हम कल का दिन भी गुजर गया, आज का दिन भी हम देखेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है जो अगर मगर के चक्कर से बाहर आके अदालती फैसले को जो है वो रद्द नहीं करेगी या उसमें हिचर मिचर नहीं निकालेगी। उम्मीद तो हम यही करते हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट की मैं तो समझता हूँ, मैं इस पे मैंने पहले भी किया, क्योंकि अदालत ने हमें रोका है कि इसके ऊपर सियासत ना करे, तो अभी मैं इसके ऊपर इसलिए कुछ वर्ड जो है ना अपने रोक लेता हूँ कि हमें इंतजार रहेगा आज का। अच्छा न्याय साहब, आप सीनियर सियासतदान हैं, टाइमलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर टाइमलाइन की बात की जाए तो आज से चंद दिन पहले मोहसिन नकवी साहब का स्टेटमेंट आया कि ये सिस्टम नाकारा है, ये सिस्टम इस तरह से नहीं चल सकता, सिस्टम बहुत सीधा है। फिर उसके बाद हमने देखा कि सोहेल अफरीदी साहब ने कहा कि 27 सितंबर को हम आ रहे हैं लॉन्ग मार्च के लिए, और उसके साथ खान साहब की रिहाई के बाद ही वो लॉन्ग मार्च खत्म होगी। फिर सोहेल अफरीदी साहब को बहुत ज़्यादा हाइप मिलना स्टार्ट होगी, तमाम तर बड़े एंकर्स ने, बड़े मीडिया चैनल्स ने उनके इंटरव्यूज़ लिए। उसके बाद आप देख लीजिए कि सूबों के हवाले से बहस भी स्टार्ट हो चुकी है, और फिर अब खान साहब को मुंतकिल भी कर दिया जाएगा, डेफिनेटली अदालत ने हुक्म दिया 1-2 दिन में। तो क्या आप समझते हैं ये सारा कुछ इस तरह भी तो हो सकता है कि कुछ सूबों के हवाले से भी जमातों को और मामलात को हल किया जाए? हसनैन, अभी गवर्नमेंट खुद कह रही है कि नए सूबों की जो कोई लेजिस्लेशन है वो अंडर जो है डिस्कशन ही नहीं है। जब तक कोई फाइनल ड्राफ्ट सामने नहीं आता, उसके बारे में आप और मैं अगर कहें भी तो मेरे ख्याल में कबल अज़ वक्त तो मैं इसलिए कहूँगा कि वो क्या शेप होगी, क्योंकि ये प्रोविंशियल असम्बलीज में भी जाने हैं चीजें एज ए लेजिस्लेशन। और जहां तक खान साहब की बात का ताल्लुक है तो उन्होंने बिल्कुल इसके बारे में क्लियर कहा था कि आज से कई साल पहले कहा था कि मैं तो चाहता हूं कि अगर इंतजामी हवाले से सूबे जो है वो डिवीजन की सतह पे हों तो बेहतर है, क्योंकि इतने बड़े जो है आबादी को आपने देखा होगा कि पंजाब की आबादी यूरोप के कई ममालिक से ज्यादा है। अगर 3, 4, 5 ममालिक बना दिए जाए तब भी पंजाब की आबादी ज्यादा है। इसी तरीके के साथ अभी बलूचिस्तान का आप एरिया देख लें कि वहाँ पे एरिया ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है, तो मामलात ऐसे हैं। फिर इसमें सियासी मामलात भी हैं, इसमें आईनी मामलात भी हैं, और इसके जो असरात हैं पाकिस्तान की सियासत पे तो ये भी है। तो सारी चीजें जब तक ड्राफ्ट सामने नहीं आएगा उसके ये जो बहस है ये बहस ही रहेगी, लेकिन ये सारी चीजें तभी आगे बढ़ सकती हैं, इसके ऊपर बहस भी आगे तब बढ़ सकती है जब ड्राफ्ट सामने आएगा। बिल्कुल। अच्छा नियाज़ी साहब, 1-2 पॉइंट्स और सवालात मेरे और भी हैं, लेकिन मैं उससे पहले एक और भी क्लैरिफिकेशन चाहती हूँ आपसे।
अदालतों की क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत सारे सवालात उठे थे। अभी जब 27वीं अमेंडमेंट आई तो ये बहस होती रही कि अदालतें कितनी आज़ाद होंगी और किस तरह से फैसले होंगे, आईनी फैसले, सब कुछ। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी ये मौक़िफ़ रहा है कि हमें उस तरह से इंसाफ नहीं मिलता, क्योंकि अब ये फ़ैसला आना और उसके बाद तमाम तर चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन होना, तो क्या अब फिर अगर कोई ऐसा फ़ैसला आता है जो आपके अगेंस्ट होता है, तो क्या अदालतों पर दोबारा से सवालात उठाए जाएंगे आप लोगों की जानिब से? गजल, पहली बात तो ये है कि अदालतों पे सवालात नहीं उठाए जाते, ना जज के कंडक्ट पे सवालात उठाए जाते हैं। हमेशा फैसलों पे सवालात उठाए जाते हैं और उठाते जाए रहेंगे। इसमें आप देख लें, आप ये आईन पाकिस्तान कहता है, उसके जो भी फैसला आएगा उसके खिलाफ भी दलाइल आएंगे, उसके हक में भी दलाइल हैं। जैसे कल का फैसला आया, गवर्नमेंट, अब उसके आपने देखा होगा कि एक उनका एडवाइजर जो पॉलिटिकल, वो कुछ कह रहा है और उसका जो वजीर कानून है वो कुछ कह रहा है। इसी तरीके के साथ जब भी कोई फैसला आता है, हमेशा उसके फॉरन अगेंस्ट बातें होती हैं और होती रहेंगी। हमारा जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो आज भी है कि 26वीं और 27वीं तरमीम ने बहुत सारा आपका जो स्ट्रक्चर है, जो बुनियादी स्ट्रक्चर है, उसको चेंज किया। उस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और रहेंगे। अच्छा न्याज़ी साहब, मुझे ये बताइएगा, आपने लास्टली मेरे सवाल का जवाब देते हुए सूबों के हवाले से आपने कहा कि खान साहब ये कह रहे थे कि डिवीजन की हद तक सूबे बनने चाहिए। अब जब से 18वीं तरमीम आई थी, जरदारी साहब तो इसका बड़ा क्रेडिट लेते हैं, लेकिन NFC के बाद हमने देखा कि तमाम तर चीज़ें सूबों को चली जाती हैं, वफाक के बाद उतना चंक नहीं रहता, फिर उसके बाद आप देखिए कि सूबे भी उतना रेवेन्यू इकट्ठा करके वापस वफाक को देते नहीं हैं। सो अगर सूबे बनेंगे तो उसके बाद ये NFC के हवाले से, फिर 18वीं तरमीम के हवाले से, वो भी तो सारी चीज़ें रिव्यू करनी पड़ेंगी। बिल्कुल, यही तो मैंने कहा है ना कि जब तक ड्राफ्ट सामने नहीं आएगा तब तक आप जो है ये सारी बहस जो है वो लाहासिल इसलिए रहेगी कि वो क्या शेप आती है या किस शेप के ऊपर जो है वो सूबे बनना जो है मुनासिब है। इसलिए मैंने कहा कि सेगमेंट में, पहले सेगमेंट में, कि इसके आईनी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं और सियासी इसके असरात भी हैं। तो ये सारी चीजें जब तक आप ये ड्राफ्ट असम्बली के अंदर या सेनेट के अंदर या प्रोविंशियल असम्बली के अंदर ले नहीं होता, उस वक्त तक ये बहस कंक्लूजन का नहीं कर सकते। क्यों कि अभी इसके ऊपर ये डिबेटेबल है। अभी जब खुद गवर्नमेंट ही डिनाई कर रही है तो हम इस पे जो बहस करेंगे, तो मेरे ख्याल में देखते हैं क्या होता है। सही। और सर, इसके अलावा मुझे बताइएगा, अब जो सूरत हाल चल रही है गरीब आदमी के हवाले से, पेट्रोल की प्राइसेस, आज भी हमने दोबारा से पेट्रोल बढ़ गया, कल भी हम दे रहे थे। आपको लगता है कि अब कोई मौजूदा हुकूमत के पास कोई है हिकमत अमली रिलीफ देने की या नहीं? देखिए, गवर्नमेंट पिछले 2022 से लेके अभी तक कंटिन्यू कर रही है ना। PDM 1 की और PDM 2 की हुकूमत है, तो इसने सिवाय टैक्सेस या लोगों का खून निचोड़ने के अलावा क्या किया है? आपके सारे बिजनेसेस बंद हो गए हैं। मैं इवन गरीब की बात अभी नहीं कर रहा, सारे बिजनेसेस देख लें, तमाम जो मल्टीनेशनल्स कंपनी थी वो छोड़ के चली गई हैं। ये तो खुद मतलब काबीना के अंदर से जो है वो आवाज आई है कि ये निजाम कोलैप्स कर चुका है और ये डिलीवर करने के काबिल नहीं रहा। तो इससे बड़ी क्या नजीर मिल सकती है? और फिर साथ ही कहा कि वजीर आजम जो है, जब बातचीत ज्यादा चली तो उन्होंने कहा कि वजीर आजम खुद अपने वजारतों का ऑडिट कर लें कि ये इनकी कारकर्दगी क्या है और क्या सूरत हाल है, तो उनको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये अंदर की आवाज है, मैं नहीं बात कर रहा। तो आप अंदाजा करें कि आज आम आदमी, आप बैठे हैं, गजल आप भी बैठी हैं, हसनैन भी बैठा है, आपको अपना एक पैकेज मिलता है ना, आप सैलरी लेते हैं। क्या आज आप इस सैलरी में अपने जो महीना है, जो अखराजात है, वो मीट कर पाते हैं? मीटअप होता है या नहीं होता? तो मैं समझता हूँ इवन मिडिल क्लास के जो 1.5 लाख या लाख रुपया कमाता है, उसमें 2 घर के अफराद नहीं पल सकते। तो आप जो 10,000 कमाने वाला या 5,000 या डेली की दिहाड़ी लगाने वाला शख्स है, जो भट्ठे पे काम करता है, जो रेडी मजदूर है, तो वो आज आपने देखा होगा कि मुल्तान के अंदर भी एक शख्स ने अपने बेटे को कफन देने के लिए चादर का इस्तेमाल किया, कफन नहीं ले सका। तो इस वक्त तो जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं रहे। वो मुहावरा है ना, गरीब लोगों के पास सिवाय खुदकुशियां करने के अलावा, आप मुख्तलिफ अखबारात उठा के देखें, डेली लोकल अखबार उठा के देखें, डेली के हर एरिया के अंदर 2-3 खुदकुशियां भूख से लोग कर रहे हैं।
तो ये तो सूरत हाल, और दुनिया में जंग के बाद किसी ने इतनी प्राइसेस नहीं बनाई, हम तो डेली बेसिस पे बढ़ा रहे हैं। सर डेली बेसिस पे प्राइसेस भी बढ़ा रहे हैं, ऊपर से जो 120-30 रुपए का आप सरचार्ज ले रहे हैं टीका लग रहा है में, वो जमात इस्लामी वाले तो कह रहे हैं कि वो एक बत्ता है। लेकिन सर मुझे ये बताइएगा कि 4 साल पहले जब इनको लाया गया था तो बड़ा ग्लोरीफाई किया जाता था इनके पुराने अदवार को, और बड़ा तजर्बेकार इनको कहा जाता था कि तजर्बा की बुनियाद पे इनको लाया है, एक्सपीरियंस की बुनियाद पे लाया है। तो वो तजर्बा किधर गया सर? मुल्क तो उससे भी पीछे चला गया। देखिए, इनका जो तजर्बा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपका खून पसीने की कमाई को निचोड़ना है। जितने टैक्सेस लगा दिए गए, हाईवे पे लगे, NHA ने लगा दिए, अच्छा उसके अलावा FBR ने बजाय कि डायरेक्ट टैक्सेस लगाने के इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा के आम आदमी का खून निचोड़ना शुरू किया हुआ है। और आपने देखा होगा कि जो IMF से हम कर्ज लेते हैं उससे हमने 6 गुना ज्यादा टैक्सेस वसूल किए, लेकिन क्या आम लोगों की जिंदगी बदली? बल्कि एक बड़ी, जो मैं समझता हूँ संगीन नौयत की, IMF ने एक रिपोर्ट शाया की थी कि जो 5,300 अरब रुपया सियासी अशराफिया खा जाती है, उस आपको याद होगा, आपके सामने ये खुद इन्होंने शाया की है, SIFC ने भी शाया किया, IMF ने इसरार किया था कि इसको आप जो है वो जो है मीडिया में भेजें। तो क्या उसके ऊपर काम हुआ है? नहीं हुआ। देखो 5,300 अरब रुपए है, थोड़ा पैसा नहीं है। तो आप इससे बात अंदाजा लगाएं कि ये नाहल भी है और निकम्मे भी हैं। सही, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सर। अब ये सूरत हाल अब देखेंगे कैसे होती है, क्योंकि गवर्नमेंट तो बार बार यही कहती है कि क्योंकि जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उसकी वजह से, और वहाँ पर तो कुछ भी नहीं हो रहा और यहाँ मुसलसल और कीमतें बढ़ती देखें जा ना रही हैं। सर, यहाँ पे होना तो ये चाहिए कि रिलीफ मिलना चाहिए ना, हाँ। कि रिलीफ की मद में हमें एक्स्ट्रा सरचार्ज देना पड़ता है लेवी की मद में, और वो अगर हमें 200 रुपये का पेट्रोल है तो वो हमें 350 रुपये का खरीदना पड़ता है। और मुझे सर लास्टली ये बताइएगा, वो बिजली के यूनिट्स की आप बात की, वो तो पूरा पाकिस्तान 200 यूनिट्स को देखता रहता है कि 200 से कम हो जाए, ज़्यादा हो गए तो एकदम से 3,000 से 11,000 पे आ जाएगा। ये FBR का क्या काम है सर? फिर इसको जो अरबों रुपए हम देते हैं तनख्वाह की मद में, फिर इसको बंद कर दिया जाए, हम ATM लगा लेते हैं FBR के हर पेट्रोल पंप के ऊपर, वहीं से इनडायरेक्ट टैक्सेस ले लें और ये यहाँ से तो पैसे कम से कम बचा लें। देखिए, आपने जो सवाल किया उसी में आपने जवाब दे दिया। हाँ, तो आप खुद अंदाजा देख लें कि इस वक्त ये निकम्मी जो टीम है, इसने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। कोई भी आप सेक्टर उठा के देख ले, क्या उसमें इन्होंने तरक्की की है या डिक्लाइन में आया है? आज आपका जो मेन ब्रेन है वो पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। आपका जो आम आदमी है उसकी जिंदगी अजीरन हो गई है। तो इससे आप क्या इनके आने से मैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट फिर उठा के देखूंगा कि 13.5 करोड़ लोग जो है वो जो है गुर्बत की सतह से नीचे चले गए हैं, और 3.5 करोड़ लोग जो है वो बेरोजगार हैं। महंगाई आसमानों को छू रही है, बेरोजगारी आसमानों को छू रही है, और लोग जो है वो खुदकुशियां करने पे मजबूर हो चुके हैं। तो ये गवर्नमेंट की करकदगी है। जितना भी देखें, आपका जो बच्चा हो और वो नालायक हो तो आप भी उसको एक न एक दिन उससे तंग आ जाएंगे। ये गवर्नमेंट भी जो है वो पाकिस्तानी कौम अब इस नालायक बच्चे से अब तंग आ चुकी है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। थैंक यू सो मच। अमजद अली खान न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन डिटेल हम डिस्कशन कर रहे थे जो डेवलपमेंट्स रही हैं मुल्क में खान साहब की सेहत से रिलेटेड और उनको मुंतकिल करने से रिलेटेड। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर बात करना कबल इस वक्त होगा। न्याजी साहब की जानिब से ऐसा भी कहा गया और वो नज़र भी आ रही है। बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी आज के दिन में। देखते हैं कि अब क्या होता है। अब लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।